1985 की एक तूफानी रात में लाइट हाउस का रखवाला थॉमस समुद्र किनारे एक घायल और बेहोश महिला को पाता है। जब वह महिला होश में आती है तो बहुत डरी हुई होती है। वह एक कमरे में टीवी देखती है और अपने त्रिशूल से उसे तोड़ देती है। फिर वह दोबारा बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब वह उठती है तो देखती है कि थॉमस ने उसकी चोटों का इलाज कर दिया है। तभी वह एक एक्वेरियम में मछली देखती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। उसी समय थॉमस अंदर आता है और उसे चाय देते हुए अपना परिचय देता है। वह रहस्यमयी महिला बताती है कि उसका नाम अटलाना है और वह अटलांटिस की रानी है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद थॉमस और अटलाना का एक बेटा होता है जिसका नाम वे आर्थर रखते हैं। उनकी जिंदगी खुशी से चल रही होती है, लेकिन एक दिन अटलांटिस के सैनिक घर पर हमला कर देते हैं। वे अटलाना को राजा ऑरवैक्स के आदेश पर वापस ले जाना चाहते हैं। अटलाना बहादुरी से लड़ती है और सभी सैनिकों को हरा देती है। फिर वह थॉमस से कहती है कि उसे वापस अटलांटिस जाना होगा, नहीं तो राजा और सैनिक भेजेगा। जाने से पहले वह अपना त्रिशूल थॉमस को देती है और कहती है कि बड़ा होने पर इसे आर्थर को दे देना। इसके बाद वह समुद्र में कूद जाती है और गायब हो जाती है। कुछ साल बाद आर्थर अपने स्कूल के साथ बोस्टन के एक्वेरियम जाता है। वह मछलियों से बात करता है, लेकिन कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी एक शार्क गुस्से में कांच पर हमला करती है और सब डर जाते हैं। आर्थर अपना हाथ कांच पर रखता है और शार्क शांत हो जाती है। फिर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि समुद्र की सारी मछलियां और जीव आर्थर के पीछे इकट्ठा हो जाते हैं। उसकी आंखें पीली रोशनी से चमकने लगती हैं। 20 साल बाद जेसी केन और उसका बेटा डेविड एक रूसी पनडुब्बी पर कब्जा कर लेते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि किसी चीज ने उनकी पनडुब्बी को टक्कर मारी है। असल में वह आर्थर होता है, जो अब बड़ा हो चुका है और सब लोग उसे एक्वामैन के नाम से जानते हैं। वह पनडुब्बी को समुद्र की सतह तक धकेल देता है, अंदर जाता है और समुद्री डाकुओं से लड़ाई शुरू कर देता है। एक्वामैन सभी डाकुओं को हरा देता है। तभी डेविड लड़ाई में आता है और आर्थर से लड़ने लगता है। आर्थर लड़ाई जीत जाता है, लेकिन जैसे ही वह डेविड को मारने वाला होता है तभी जेसी बीच में आकर आर्थर पर गोली चला देता है। जेसी को लगता है कि उसने आर्थर को मार दिया, लेकिन आर्थर बिना किसी चोट के फिर से खड़ा हो जाता है। इसके बाद आर्थर लोहे के पाइप से जेसी के कंधे पर हमला करता है। जब आर्थर जाने लगता है तो जेसी फिर से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और पनडुब्बी में छेद हो जाता है। पनडुब्बी में पानी भरने लगता है और जेसी एक टॉर्पीडो के नीचे फंस जाता है। डेविड अपने पिता को बचाने की बहुत कोशिश करता है और आर्थर से मदद मांगता है, लेकिन आर्थर मना कर देता है। वह कहता है कि दोनों ने कई बेगुनाह लोगों को मारा है। डेविड अपने पिता को बचाने की कोशिश करता रहता है। तभी जेसी एक ग्रेनेड निकालता है और डेविड से कहता है कि वह यहाँ से भाग जाए और आर्थर से बदला ले। डेविड दूसरे पनडुब्बी से भाग निकलता है, जबकि आर्थर रूसी जहाज के बाकी लोगों को बचा लेता है। इसके बाद आर्थर अपने पिता थॉमस के पास जाता है, जो आज भी हर दिन बंदरगाह पर अटलाना का इंतजार करते हैं। फिर आर्थर एक बार में जाता है जहां टीवी पर एक्वामैन की बहादुरी की खबर चल रही होती है। थॉमस समझ जाता है कि वह उसका बेटा आर्थर ही है। उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। थॉमस आर्थर से कहता है कि उसका मकसद धरती की दुनिया और अटलांटिस के राज्य को एक करना है। तभी कुछ बाइकर्स आर्थर के पास आते हैं। आर्थर सोचता है कि वे लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वे सिर्फ उसके साथ फोटो लेना चाहते थे। उधर अटलांटिस में आर्थर का सौतेला भाई ऑनर्म अपने गुरु वुल्को के साथ राजा नेरियस से मिलने की तैयारी कर रहा होता है। ऑनर्म चाहता है कि नेरियस उसके साथ मिल जाए ताकि सभी समुद्री राज्यों को एक किया जा सके, लेकिन असली वजह यह होती है कि ऑनर्म धरती की दुनिया पर हमला करना चाहता है। उसे लगता है कि इंसान एक दिन अटलांटिस पर हमला करेंगे। नेरियस को आर्थर के बारे में पता होता है, लेकिन ऑर्म अपने सौतेले भाई को मानने से इनकार कर देता है। वह यह भी नहीं मानता कि उसकी मां धरती के लोगों के साथ रहती थी। तभी अचानक एक बड़ा धमाका होता है और एक पनडुब्बी हमला करने के लिए आती है। ऑर्म और नेरियस अपनी सेना के साथ जवाबी हमला करते हैं। ऑनर्म पनडुब्बी को समुद्र की गहराई में धकेल देता है। यह देखकर नेरियस ऑनर्म का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ऑनर्म एक संदेश भेजने की तैयारी करता है। जब आर्थर और उसके पिता बाढ़ से बाहर निकलते हैं, तभी राजकुमारी मेरा, जो राजा नेरियस की बेटी है, आर्थर को चेतावनी देती है। वह कहती है कि ऑर्म युद्ध शुरू करना चाहता है और इससे दोनों दुनियाओं के अरबों लोग मारे जाएंगे, लेकिन आर्थर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। मेरा उसे बताती है कि वुल्को ने अटलांटिस के खोए हुए त्रिशूल का रास्ता खोज लिया है। उस त्रिशूल की मदद से ऑर्म को हराया जा सकता है और आर्थर फिर से अटलांटिस का राजा बन सकता है। फिर भी आर्थर मना कर देता है। वह कहता है कि अगर ऑनर्म हमला करेगा
तो वह उसके साथ वही करेगा जो अटलांटिस के लोगों ने उसकी मां के साथ किया था। बिल्कुल भी दया नहीं। उधर उत्तरी समुद्र में ऑनर्म और उसके सैनिक डेविड से मिलते हैं। डेविड उन्हें सोने से भरा बैग देता है, लेकिन कहता है कि उसे सिर्फ एक्वामैन से बदला लेना है। असल में ऑनर्म ने ही डेविड और उसके पिता को पनडुब्बी चुराने के लिए भेजा था, ताकि इंसानों पर हमला करने का बहाना मिल सके। इसी दौरान एक बहुत बड़ी समुद्री लहर शहर की ओर बढ़ रही होती है। जब आर्थर अपने पिता को घर ले जा रहा होता है तो वह तेज गाड़ी चलाकर उस लहर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन विशाल लहर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है और बहा ले जाती है। आर्थर तुरंत अपने पिता को ढूंढने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाता। तभी मेरा वहां आती है और दोनों मिलकर थॉमस को पानी से बाहर निकालते हैं। मेरा उसकी जान बचाती है और उसके शरीर से पानी बाहर निकालती है। फिर वे समुद्र किनारे देखते हैं कि बहुत सारी नावें और जहाज टूट चुके हैं। मेरा कहती है यह तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आर्थर ऑर्म को रोकने के लिए मेरा का साथ देने को तैयार हो जाता है। वह उसी चट्टान पर जाता है जहां वुल्को ने उसे बचपन में तैरना और अपनी ताकत को नियंत्रित करना सिखाया था। आर्थर और मेरा समुद्र में छलांग लगाते हैं। फिर वे एक जेट स्की पर बैठते हैं और मेरा पहली बार आर्थर को अटलांटिस दिखाती है। इसके बाद वह उसे एक डूबे हुए जहाज पर ले जाती है जहां वुल्को उनका इंतजार कर रहा होता है। वुल्को आर्थर को बताता है कि अटलांटिस के त्रिशूल की कहानी सच है। वह त्रिशूल अटलांटिस के पहले राजा अटलान का था। ये एक बहुत शक्तिशाली धातु से बनाया गया था और सिर्फ वही व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकता है जो अटलांटिस पर राज करने के योग्य हो। फिर वुल्को अटलांटिस का इतिहास बताता है। पहले अटलांटिस समुद्र की सतह पर बसा एक बहुत विकसित शहर था। उनके पास बहुत उन्नत तकनीक थी, लेकिन शक्ति की लालच ने उनके शहर को बर्बाद कर दिया और अटलांटिस समुद्र में डूब गया। हालांकि उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि अटलांटिस के लोग समुद्र के अंदर रहने और सांस लेने के लिए खुद को बदल सके। अटलांटिस के कुछ लोग समुद्र के अंदर रहने और सांस लेने लायक बन गए, जबकि कुछ लोग भयानक समुद्री राक्षसों में बदल गए। राजा अटलान ने अपनी बाकी जिंदगी अकेले निर्वासन में बिताई। कुछ समय बाद वुल्को, आर्थर और मेरा को एक खास सिलेंडर देता है जिससे अटलान के अंतिम स्थान का पता लगाया जा सकता है, लेकिन तभी सैनिक हमला कर देते हैं। मेरा और वुल्को वहां से बच निकलते हैं, जबकि आर्थर सैनिकों से लड़ता है और कई को हरा देता है। फिर एक और ज्यादा ताकतवर सेना आती है जिसका नेतृत्व मर्क कर रहा होता है और वे आर्थर को पकड़ लेते हैं। आर्थर को ऑर्म के सामने लाया जाता है जहां दोनों भाई पहली बार मिलते हैं। ऑनर्म सोचता है कि उसकी मां अटलाना को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने धरती के इंसान से बच्चा पैदा किया था। वह आर्थर को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार मानता है। ऑर्म यह भी बताता है कि वह धरती के लोगों से नफरत क्यों करता है। उसके अनुसार इंसानों ने समुद्र और महासागरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फिर ऑर्म आर्थर को कहता है कि वह हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए, लेकिन आर्थर उसे लड़ाई के लिए चुनौती दे देता है। वुल्को और मेरा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑनर्म यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। आर्थर अपनी मां का त्रिशूल लेकर लड़ाई की तैयारी करता है। वहीं ऑनर्म अपनी मंगेतर मेरा को एक कंगन देता है जो वह कहता है कि उसकी मां अटलाना का था। तभी वुल्को आर्थर से पूछता है कि क्या उसे उसकी ट्रेनिंग याद है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वुल्को छोटे आर्थर को त्रिशूल चलाना सिखा रहा होता है। वह उसे पानी से ढाल बनाने की खास ताकत भी सिखाता है। बचपन में आर्थर सोचता था कि उसकी मां उसे और उसके पिता को प्यार नहीं करती थी, इसलिए छोड़कर चली गई, लेकिन वुल्को उसे बताता है कि अटलाना को मारकर समुद्री राक्षसों के बीच फेंक दिया गया था। वर्तमान में आर्थर रिंग ऑफ फायर नाम की जगह पर पहुंचता है जहां सबके सामने लड़ाई शुरू होती है। ज्यादातर लोग ऑनर्म का समर्थन कर रहे होते हैं और आर्थर को गद्दार कहते हैं। आर्थर बहादुरी से लड़ता है। ऑनर्म उसे लावा में गिराकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर बच निकलता है। फिर ऑनर्म अपने त्रिशूल से आर्थर का त्रिशूल तोड़ देता है। तभी मेरा बीच में आकर आर्थर को बचा लेती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। ऑनर्म और उसके सैनिक उनका पीछा करते हैं और उनके जहाज पर हमला कर देते हैं, लेकिन आर्थर और मेरा बच निकलते हैं। वे एक बड़े समुद्री जीव के मुंह में छिप जाते हैं जिसे आर्थर बुलाता है और वह उन्हें सुरक्षित सतह तक पहुंचा देता है। बाद में ऑनर्म को पता चलता है कि मेरा अभी जिंदा है। वह उसके दिए हुए कंगन की मदद से उसकी जगह पता कर लेता है। ऑनर्म अपने सैनिकों को आदेश देता है कि आर्थर और मेरा को ढूंढकर मार दिया जाए, लेकिन राजा नेरियस कहता है कि मेरा को सुरक्षित वापस लाना होगा, नहीं तो वह ऑनर्म का साथ नहीं देगा। इसके बाद ऑनर्म डेविड से संपर्क करता है। वह उसे अटलांटिस के शक्तिशाली हथियार देता है ताकि वह आर्थर और मेरा को मार सके। उधर आर्थर और मेरा एक विमान में बैठकर रेगिस्तान पहुंचते हैं और बिना पैराशूट के नीचे कूद जाते हैं। मेरा बताती है कि यह रेगिस्तान कभी समुद्र के नीचे था। चलते चलते वे एक गड्ढे में गिरते हैं जो उन्हें एक प्राचीन मंदिर तक ले जाता है। यहीं अटलान का त्रिशूल बनाया गया था।
मेरा सिलेंडर को एक गोल प्लेटफॉर्म पर रखती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर उसे समझ आता है कि इसे पानी से चालू करना होगा। जैसे ही वह ऐसा करती है, राजा अटलान का एक होलोग्राम दिखाई देता है। वह त्रिशूल तक पहुंचने का रास्ता बताता है। फिर आर्थर को एक बोतल मिलती है जिसमें एक नक्शा होता है। उससे पता चलता है कि अगला सुराग इटली के सिसिली शहर में है। उधर ओनर्म फिशर किंग से मिलता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन फिशर किंग मना कर देता है। तब ओनर्म उसे उसकी पत्नी और बेटी के सामने मार देता है। इसके बाद वह उन्हें युद्ध की तैयारी करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ आर्थर और मेरा सिसिली पहुंचते हैं। आर्थर वहां के लोगों की जिंदगी देखकर खुश होता है। वह मेरा को लाल फूल देता है। मेरा उन्हें खाना समझकर खा जाती है। इसके बाद आर्थर और मेरा एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पुराने राजाओं की मूर्तियां लगी होती हैं। आर्थर बोतल को रोमुलस की मूर्ति के हाथ में रखता है। तभी अटलान का दूसरा संदेश दिखाई देता है। उस संदेश से उन्हें त्रिशूल की दिशा पता चल जाती है। उसी समय डेविड, जो अब खुद को ब्लैक मैंटा कहता है, अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और हमला कर देता है। अपने हेलमेट से वह आर्थर पर लेजर हमला करता है। मेरा सैनिकों से लड़ती है, जबकि आर्थर ब्लैक मैंटा से मुकाबला करता है। मेरा कुछ सैनिकों को मार देती है और बाकी को लाल शराब को नियंत्रित करके हथियार की तरह इस्तेमाल कर खत्म कर देती है। उधर आर्थर ब्लैक मैंटा को हवा में उड़ा देता है और उसके ही लेजर से उसे चोट पहुंचाता है। इसके बाद दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। मेरा तुरंत आर्थर की मदद के लिए आती है। तभी उसे समझ आता है कि ओनॉर्म ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया था। वह आर्थर के घाव ठीक करती है और दोनों एडफॉस की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में आर्थर कहता है कि उसे लगता है कि डेविड उसका दुश्मन उसकी वजह से बना, क्योंकि उसने उसके पिता को नहीं बचाया था। आर्थर कहता है कि वह राजा बनने के लायक नहीं है, लेकिन मेरा उसे समझाती है कि वही इंसानों और समुद्र की दुनिया के बीच का पुल है। उधर अटलांटिस में ऑर्म अपनी नई जुड़ी हुई सेनाओं के साथ धरती पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि वुल्को उसके खिलाफ था, इसलिए वह उसे कैद करने का आदेश देता है। जब आर्थर और मेरा समुद्र में तूफान के बीच सफर कर रहे होते हैं, तभी भयानक समुद्री राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। वे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा दानव उनका जहाज तोड़ देता है। मजबूर होकर दोनों पानी में कूद जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब वे मर जाएंगे, तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति उन्हें बचा लेता है। वह उन्हें समुद्र की गहराई में एक ऐसी जगह ले जाता है जहां हवा में सांस ली जा सकती है। वह कोई और नहीं बल्कि अटलाना होती है। आर्थर कई सालों बाद पहली बार अपनी मां को गले लगाता है। अटलाना को बताता है कि उसका पिता थॉमस आज भी उसका इंतजार कर रहा है। अटलाना बताती है कि वह अपनी सजा से बच निकली थी और एक अनजान समुद्र में पहुंच गई थी। फिर वह आर्थर को बताती है कि त्रिशूल एक झरने के पीछे छिपा है और केवल सच्चा राजा ही वहां जा सकता है। आर्थर अंदर पहुंच जाता है और चमकता हुआ त्रिशूल देखता है। तभी उसका सामना कराथेन नाम के एक विशाल समुद्री राक्षस से होता है, जो उस त्रिशूल की रक्षा कर रहा होता है। आर्थर त्रिशूल लेने की कोशिश करता है, लेकिन कराथेन उसे जोर से मारता है। फिर आर्थर अपनी खास शक्ति से उससे बात करता है। ये वही शक्ति थी जो पहले सिर्फ राजा अटलान के पास थी। कराथेन आर्थर से पूछता है कि वह त्रिशूल का हकदार क्यों है। आर्थर जवाब देता है कि वह खुद को योग्य नहीं मानता, लेकिन वह सिर्फ दोनों दुनियाओं को बचाना चाहता है। यह सुनकर कराथेन प्रभावित हो जाता है और आर्थर को राजा अटलान के कंकाल से त्रिशूल निकालने की अनुमति दे देता है। राजा अटलान का त्रिशूल हासिल करते ही आर्थर पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। उसे सुनहरे रंग का नया शक्तिशाली सूट भी मिल जाता है। उधर अटलांटिस में ऑर्म खुद को समुद्र का शासक घोषित करता है। उसकी सेनाएं धरती पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर एक भयंकर युद्ध शुरू होता है। आर्थर और मेरा समुद्री जीवों की सेना का नेतृत्व करते हैं, जिनमें विशाल कराथेन भी शामिल होता है। वे ऑर्म की सेना पर हमला कर देते हैं। समुद्री राक्षस ऑर्म के सैनिकों को हराने लगते हैं। यह देखकर बाकी अटलांटिस के लोग ऑर्म का साथ छोड़ देते हैं। इसके बाद ऑर्म और आर्थर की आखिरी लड़ाई होती है। इस बार आर्थर ऑर्म को समुद्र की सतह पर लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। आर्थर त्रिशूल की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वुल्को से सीखी हुई चाल चलकर ऑर्म को हरा देता है। वह ऑर्म का त्रिशूल तोड़ देता है और उसे घुटनों पर ला देता है, लेकिन आर्थर ऑर्म की जान नहीं लेता, जबकि ऑर्म खुद मरना चाहता था। तभी अटलाना समुद्र से बाहर आती है। ऑर्म अपनी मां को देखकर भावुक हो जाता है और दोनों गले लगते हैं। वुल्को सैनिकों को ऑर्म को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। ऑर्म बिना विरोध किए खुद जेल जाने के लिए तैयार हो जाता है। आर्थर उससे कहता है कि जब भी वह बात करना चाहे वह तैयार रहेगा। आखिरकार अटलांटिस के लोग आर्थर को अपना नया राजा मान लेते हैं। उधर थॉमस फिर से बंदरगाह पर जाता है, जहां उसे अटलाना जिंदा दिखाई देती है। दोनों कई सालों बाद फिर से मिलते हैं।
फिल्म के आखिरी दृश्य में पता चलता है कि डेविड यानी ब्लैक मैंटा अभी जिंदा है। उसे स्टीफन शिन नाम का एक आदमी बचाता है जो अटलांटिस और एक्वामैन के रहस्यों का दीवाना होता है। जब डेविड होश में आता है तो वह देखता है कि स्टीफन अटलांटिस के हथियार को जांच रहा है। डेविड उससे कहता है कि अगर वह एक्वामैन को मारने में उसकी मदद करे तो वह उसे ये हथियार चलाना सिखा देगा। इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है।